हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं पेजेस कितने हैं और हमें कितने टाइम में इसे करना है कवर। 1 2 3 एंड दिस इज़ 4, मतलब ये टेबल शेबल आ गया बीच में। तो 4 है टोटल पेजेस, मतलब डबल साइडेड 4 हैं तो हो गए 8 टोटल। तो हमें इसे जल्दी से जल्दी, अभी टाइम हो रहा है 1:46। ओके, तो हम इसे कवर करते हैं, आधे घंटे का टाइम लेके चलते हैं मिनिमम। ठीक है, आधे घंटे में मिनिमम टू मिनिमम हमें कवर करना है। ठीक है, बाकी बाद में देखें कि ओवर टाइम कितना लग जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे पहले डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कैसे राइज हुई, कैसे हुई डिमांड, ये हम देखते हैं। फर्स्ट टाइम जो था ये आइडिया जो था, फर्स्ट टाइम आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो एम.एन. रॉय ने रखा, जो कि एक पॉइनर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के। ठीक है, इंडिया में। और ये आइडिया जो था 1934 में रखा। फिर 1935 में आई.एन. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए हमें। फिर 1938 में कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, फ्रेम करेंगे फ्री इंडिया का। ठीक है, विदाउट, मतलब बाहर के किसी बंदे के इंटरफेरेंस के विदाउट। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो इलेक्ट होगी अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिमांड जो था वो फाइनली एक्सेप्टेड हुई एज ए प्रिंसिपल। ठीक है, इन प्रिंसिपल। ठीक है, वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इस तरह से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अगस्त ऑफर 1940 लेके आई इस डिमांड के बिहाफ पे। ठीक है, तो देन उसके बाद 1942 में क्रिस्प कैबिनेट मिनिस्टर जो था वो इस प्रपोजल लेके आया। ठीक है, एक जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं यहीं से। ठीक है, डिमांड जो थी वो फाइनली एक्सेप्टेड हुई। कौन सी डिमांड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो थी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, बनाएगी। ठीक है, तो वो जो डिमांड थी, उसके डिमांड के जो प्रिंसिपल थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर दिए गए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी के बेसिस पे अगस्त ऑफर लेके आई 1940 में। फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिस्प जो कि मेंबर था कैबिनेट का, किसका मेंबर? ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैबिनेट का मेंबर था लंदन में। ठीक है, वो इंडिया में आए, उन्हें प्रपोजल लेके आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, मतलब एक प्रपोजल था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिन्हें ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कि जो क्रिस्प मिशन, जिसको कि हम क्रिस्प मिशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्रिस्प जो था वो कैबिनेट मिनिस्टर था। ठीक है, कैबिनेट का मेंबर था इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और 1942 में वो इंडिया आया एक प्रपोजल लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि हाँ, हम भाई तुम्हारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हम अडॉप्ट कर लेंगे, बनाने देंगे तुम लोगों को, लेकिन अगर तुम वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा साथ दोगी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अगर हम जीत जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा ठीक ठाक, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें बनाने देंगे। ठीक है, लेकिन ये क्रिस्प प्रपोजल जो था वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारा ऑटोनॉमस स्टेट बने, हमारी अलग स्टेट बने, हमारा अलग एक मुल्क बने। ठीक है, हमारा अलग देश बन जाए, इंडिया से सेपरेट हो जाए एक देश। ठीक है, कि मुस्लिम जो है अलग हो जाए। ठीक है, और इन्होंने 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग की। ठीक है, फाइनली कैबिनेट मिशन जो था वो इंडिया में भेजा गया। ठीक है, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। कैबिनेट मिशन जो था इंडिया में भेजा गया, लेकिन जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो आइडिया था, जो मुस्लिम लीग चाहती थी, वो रिजेक्ट कर दिया गया। इट पुट फोर्थ ए स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, इसने कैबिनेट मिशन ने एक स्कीम रखी कैबिनेट असेंबली बनाने की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, नॉट कैबिनेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, जिससे कि वो मुस्लिम लीग इसको थोड़ा सा, मतलब कि मोर और लेस उसे लगा कि हाँ ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी उनकी डिमांड्स को पूरी कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो मतलब कि स्ट्रक्चर था कि मेंबर कैसे उनसे वो इनके फेवर में थोड़ा सा जाने लगा। ठीक है,
तो ये सब हो गया। देन उसके बाद कॉम्पोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, 1946 में 1946 में कॉन्स्टिट्यूटेड कंपोजिशन जो थी वो 1946 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। ठीक है, अंडर स्कीम फॉर्मुलेटेड, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर स्कीम फॉर्मुलेट की गई थी। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, तैयार हो गई। ठीक है, नवंबर 1946 में। ओके, ठीक है। फिर इसमें क्या थी, क्या कॉम्पोजिशन थी इसकी। ठीक है, मतलब कितनी सीट्स थी, कौन कौन बंदा इसमें कर सकता था। ठीक है, 389 टोटल सीट्स रखी गई, जिसमें से 296 जो थी वो प्रोविंसेस की थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी। ठीक है, और 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट की थी। 296 में से भी 292 जो थी वो जो गवर्नर्स प्रोविंसेस थी। ठीक है, फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस, 11 गवर्नर प्रोविंसेस की जो थी प्रोविंसेस थी, उसमें से 292 सीट्स होंगी। और जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी उसमें से 4 सीट्स होंगी। ठीक है, और ये सीट्स जो थी इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन पे डिवाइड थी। ठीक है, डिवाइडेड अमॉन्ग मुस्लिम, सिख्स और जनरल के बेस पे। ठीक है, और 93 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसेस ने मतलब जो प्रिंस वगैरह थे या किंग स्टेट थी, जो कि डायरेक्टली मतलब कि इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के द्वारा ही कंट्रोल की जाती थी, लेकिन उस पर इनडायरेक्ट वो मतलब कि अंडर राजाओं के अंडर थी, लेकिन ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वो देखा जाए ब्रिटिश ही कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कि हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि जिसमें ये था कि राजाओं के द्वारा ही कुछ अपने बंदे जो हेड नॉमिनेट किए जाएंगे प्रिंसली स्टेट के द्वारा, वो जो कि रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस प्रिंसली स्टेट के, और वो 93 मेंबर्स होंगे। लेकिन उन्होंने मना ही कर दिया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो टोटल जो थी वो 296 रह गई सीट्स। ठीक है, आप देखते हैं आगे। रिप्रेजेंटेटिव जो थे हर एक कम्युनिटी के वो इलेक्टेड होंगे। ठीक है, उनको इलेक्ट किया जाएगा, वो इलेक्टेड होंगे, और वो इलेक्ट किनके द्वारा होंगे, उनकी ही कम्युनिटी के द्वारा, उनकी कम्युनिटी के मेंबर उनको वोट डालेंगे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो होगी, ठीक है, वो कैसे उनके बंदे जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे वो कैसे इलेक्टेड होंगे, वो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव एमएलएज के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे उनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। डायरेक्टली लोग नहीं इलेक्ट करेंगे उनको, बल्कि ये मैटर था कि वो जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर लोगों ने चुने हुए हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे ये किस मेथड पे इनको चूज़ करेंगे, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, जैसे आजकल प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वैसे ही। ठीक है, वही मेथड यूज़ होगा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी पार्शली इलेक्टेड, ठीक है, एंड पार्शली नॉमिनेटेड। कैसे पार्शली इलेक्टेड लेकिन इंडायरेक्टली इलेक्टेड थी, कैसे इलेक्टेड थी। ठीक है, कि वो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे उनके द्वारा इलेक्ट होके आएंगे बंदे। ठीक है, मतलब मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कौन से 296 वाले। लेकिन जो 93 थे वो तो रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, तो वो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है थी वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थे। इलेक्शन जो थे वो हेल्ड हुए जुलाई अगस्त 1946 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती इसमें, 208 सीट्स। मुस्लिम लीग ने 73 और अदर जो स्मॉल ग्रुप से उनकी 15 सीट्स थी। इट comprised रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें हर एक सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड थे। ठीक है, इट इंक्लूडेड ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इंक्लूडेड थी एक्सेप्ट गांधी जी। ये तो पता है कि गांधी जी ने इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया था। ये सब चीज़ें हो गई किसकी, कॉम्पोजिशन की।
फिर से एक बार कॉम्पोजिशन को देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन में क्या था 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कॉम्पोजिशन को, ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है, कौन सी स्कीम के रिलेटेड, कॉम्बिनेट मिशन प्लान के रिलेटेड, ठीक है। उन्होंने एक प्लान बना दिया कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसी इतनी सीट्स होंगी, इतनी सीट्स जो थी ये इलेक्ट होंगे, ये बंदे इलेक्ट करेंगे, ये वो इतने नॉमिनेटेड होंगे, वो कैसे किसके आधार पे किया, कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पे, ठीक है। तो टोटल सीट्स कितनी थी 389, उसमें से 296 जो थी वो प्रोविंसेस की होंगी और 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स से इलेक्ट होके नॉमिनेट होके आएंगी, और 93 सीट जो थी वो नॉमिनेट होंगी वहाँ के जो किंग्स हैं वो नॉमिनेटेड हेड अपने भेजेंगे 93 सीट्स के लिए, ठीक है। और 296 में से 292 जो थी वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आएंगी, ठीक है, मेंबर्स, और 4 जो थे फ्रॉम 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस आएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे पॉपुलेशन के आधार पे, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स होंगी, ठीक है। और ये मुस्लिम, सिख्स और जनरल में भी डिवाइड होंगी, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें हर एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंट को इलेक्ट किया जाएगा, और ये इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी के मेंबर जो थे वो उन्हीं कम्युनिटी से ही इलेक्ट होके आएंगे, और बंदे भी वोटर भी उन्हीं कम्युनिटी के वोटर्स होंगे जो उनको वोट डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ थी एक। दूसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो वोट देंगे, ठीक है। मीन्स लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर होंगे उनको वोट कौन डालेगा, लोग डायरेक्टली उनको वोट नहीं डालेंगे, उनको वोट डालेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर जो जिनको कि लोगों ने चुना है, फिर वो आगे जाके उन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे, और किस आधार पे चुनेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पे, जैसे जो कि अभी हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो इस तरह से पार्टली इलेक्टेड है और पार्टली नॉमिनेटेड है, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मतलब अलग था, ये न्यू चीज़ थी उनके लिए, ठीक है। मतलब हमारे इंडिया में अभी तक इलेक्शन कभी नहीं हुए थे, या हुए भी होंगे तो लोकल बेस पे होंगे। पहले तो राजा महाराजा वाला जीवन जीते थे, सारे अपना हुक्म चलाते थे। इलेक्शन हेल्ड हुए जुलाई और अगस्त महीने में 1946 में, और इसमें सबसे ज़्यादा वोट से इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती, 208 सीट थी, मुस्लिम लीग जो 73 थी, और अदर स्मॉल ग्रुप जो थे 15 सीट थी, और इसमें हर एक सेक्शंस के जो मेंबर थे वो इंक्लूडेड हुए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। और सारी की सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी चुनी गई इसमें से, और विदाउट मतलब कि गांधी जी ने तो वोट में हिस्सा ही नहीं, उसमें इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था, तो इसीलिए गांधी जी को छोड़ के बाकी सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो थी वो इंक्लूडेड थी किसमें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट आ गया वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या था वर्किंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी वो दिसंबर 9 1946 को हुई, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, ओनली अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स, कि जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को ही मुस्लिम लीग ने इसे नहीं ज्वाइन किया, बायकॉट किया। सिर्फ 211 बंदों के द्वारा ही ये अटेंड हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ओल्डेस्ट मेंबर थे, ठीक है, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन कौन से थे? H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णाचार्य, ठीक है, V.T. कृष्णाचार्य, ठीक है, इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। और दिसंबर 13 को नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, मूव किया गया, ठीक है, जिसने कि ले डाउन नींव रखी फंडामेंटल और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, मेन इसका मतलब कि किस आधार पे हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बनाने का आधार क्या है, ये किस बेस पे बनेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट्स मॉडिफाई वर्जन, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाई वर्जन क्या था, वर्जन फॉर्म क्या था, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रीएम्बल जो था वो अडॉप्टेड किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद अडॉप्ट किया गया जनवरी 22 1947 में। ये हो गया, हमने वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इतने से मैं ये पूरा कवर कर दिया। नेक्स्ट, असेंबली जो थी फुली सोवरेन बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी पूरी फुली सोवरेन बॉडी थी। देयर टू फंक्शन कॉन्टिन्यूड, मतलब दो फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे वो बाद में भी कॉन्टिन्यूड रहे। कब तक कॉन्टिन्यूड रहे? 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। और ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनी, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, जो कि चेयर किया गया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रेसिडेंट, और जी.वी. मावलकर के द्वारा, ठीक है, जी.वी. मावलकर के द्वारा, जो कि एज ए स्पीकर का काम करेंगे जब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट करेगी। कौन? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। टोटल सीट्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो थी वो कितनी होगी? डिक्रीज होगी फ्रॉम 389 टू 299। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग जो थी उसने विदड्रॉ कर दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, ठीक है। और 299 जो थी उसमें से 229 जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी, और 70 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी। बाद में प्रिंसली स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि हाँ ठीक है हम करेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी हैव उनके 11 सेशन हुए, 11 सेशंस मतलब 11 मीटिंग्स हुई। 2 साल ये कब तक चलती रही? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसका फाइनल सेशन जो था वो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर से इसको जल्दी से समझ लेते हैं क्या था, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो फुली सॉवरेन बॉडी थी, मतलब अब अंग्रेज लोग हमारे क्या बोल सकते हैं, हमारे कामों में दखल अंदाजी नहीं देंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना रहे थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। और ये फुली सोवरेन बॉडी हुई, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था उनका, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके जो दो फंक्शन जो थे वो 26 जनवरी, दो फंक्शन करते रहे 26 जनवरी 1949 तक, ठीक है, 1949 तक, मतलब हम 1947 में आज़ाद हुए थे। 1947 के बाद भी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो बनी रही, ठीक है। क्यों? एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी अपना, और दूसरा इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारा खुद एज ए पार्लियामेंट भी एक्ट करती रही, क्योंकि हमने अपने देश के लिए लॉ वगैरह भी बनाने थे। और जब ये कॉन्स्टिट्यूंट एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए मीट करती थी तब इसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट। और जब ये एज ए पार्लियामेंट वर्क करती थी, ठीक है, सेशन होते थे इसके, तो इसको एज ए स्पीकर चेयर करते थे जी.वी. मावलकर, ठीक है। इस टोटल सीट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिक्रीज होकर 389 रह गई थी, 389 में से डिक्रीज होकर 299 रह गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने विदड्रॉ कर लिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, ठीक है। और जो 299 थी उसमें से 229 जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, और 70 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। बाद में प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसके 11 टोटल 11 सेशन हुए, 2 साल 11 मंथ्स तो 18 दिन तक चले ये मतलब, ठीक है। और फाइनल सेशन जो था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाया जाता है, जबकि वो पूरा फुल्ली अडॉप्टेड किया गया हमारी इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, जुलाई 22 1947 अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। अब क्या क्या किया गया, ठीक है, बाकी चीज़ें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें ही लिख दी हैं,
टोटल। ठीक है, हमें पूरा पढ़ने के टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह थे या कुछ भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम अदर फंक्शंस परफॉर्म जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे, क्या किए थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से, इवन आईएएस में से भी आए हुए हैं, आईएएस में भी आए हुए हैं इसमें से। ठीक है, जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ। ठीक है, यस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जुलाई 22 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, और जनवरी 24 1950 को हमने नेशनल एंथम। मतलब हम अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, उससे 1940 अगस्त से एक महीना जुलाई अगस्त ही होता है ना, जुलाई 22 को हमने 1947 को नेशनल फ्लैग वो किया, अपना अडॉप्ट कर लिया। और नेशनल एंथम जो था वो 24 जनवरी 1950, मतलब हम 26 जनवरी को आज़ाद हुए, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है वो अडॉप्ट कर लिया। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किए गए। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यस। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो वर्किंग ईयर्स थे वो कितने, मतलब कितने साल तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया? 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब टोटल जो थे वो 114 दिन तक ये मीट हुई। ठीक है, मीटिंग इसकी 11 सेशंस हुए और 114 दिन तक यहाँ पे मीटिंग हुई। ठीक है, 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज में हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 114 दिन तक 14 दिन ही मीटिंग हुई 11 सेशन में। ठीक है, टिल नाउ, अभी तक पार्लियामेंट टिल न्यू पार्लियामेंट फॉर्म, जब तक न्यू पार्लियामेंट फॉर्म नहीं हुई थी, आफ्टर जनरल इलेक्शन 1951-52 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूस, ये तो हमने पढ़ लिया है कि जब तक न्यू पार्लियामेंट नहीं बनी थी, जनरल इलेक्शन से पहले पहले। ठीक है, जनरल इलेक्शंस के बाद बनी थी, 1951 में जनरल इलेक्शन हुए थे फिर से, तो तब बनी थी न्यू पार्लियामेंट हमारी। लेकिन उससे पहले जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एज ए पार्लियामेंट भी काम करती रही। ठीक है, अब मतलब 1951 और 52 में जो जनरल इलेक्शन हुए उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी न्यू, उसके बाद ही न्यू पार्लियामेंट हमारी बनी थी। ठीक है, देन उसके बाद इसको देखते हैं, कमेटीज ऑफ द कमेटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें, देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी अडॉप्टेड नंबर ऑफ कमेटीज को अडॉप्ट किया गया ताकि डिफरेंट टास्क को डील करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट टास्क को डील करने के लिए। ठीक है, 8 मेजर कमेटीज़ बनाएगी और बाकी जो थी माइनर कमेटी थी। ठीक है, इनके कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। से वेट, यस, जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो थी वो कौन सी कमेटी हेडेड की गई? मैंने पूरी मतलब कि आपको अच्छे से बिल्कुल शॉर्टकट में लिख दिया हुआ है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी और स्टेट्स कमेटी, मतलब जिसमें यूनियन होगा ना वो तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा होगी हेडेड, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, मतलब आप यूएस लगा लो इसकी शॉर्टकट फॉर्म कि यूएस यूनियन और स्टेट वाली, ठीक है। जो कमेटी होगी वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा होगी। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कौन सी? एक तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। आरएस, मतलब आरएस जो रुपीज़ टाइप हम बोलते हैं इसका फंडा लगा लो आरएस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। सरदार पटेल जी के द्वारा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मिनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सटेंडेड एरियाज, मतलब जो बच गया वो सरदार पटेल जी के द्वारा जो थी वो की गई, हेडेड की गई, ठीक है। यही लिखा हुआ, और कुछ तो लिखा नहीं हुआ। और अंबेडकर जी के द्वारा हमें पता है ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो अंबेडकर जी ने ही हेडेड की थी, ठीक है। यही लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग कमेटी बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाकी आप आंख बंद करके लगा लो, यूनियन और स्टेट कमेटी जो थी वो जवाहरलाल जी के द्वारा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। सरदार पटेल जी के द्वारा, क्योंकि सरदार पटेल जी ने ही हमारे इंडिया को पूरा यूनाइट किया था, ठीक है। तो प्रोविंसेस, पूरी प्रोविंसेस को एक इकट्ठा किया था, यूनाइट किया था इंडिया बनाने के लिए। तो जो प्रोविंशियल होगा जिसमें, तो वो जो था वो जो है वो सरदार पटेल जी के द्वारा। और एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एडवाइस देने वाली कमेटी जो थी उनको भी सरदार पटेल जी के द्वारा हेडेड के, मिनॉरिटी, ट्राइबल और एक्सटेंडेड एरियाज़ के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की जो एडवाइजरी कमेटी वो भी इन्हीं के द्वारा ही हेडेड की गई, ठीक है। किनके द्वारा? सरदार पटेल जी के द्वारा। ठीक है। ट्राइबल, ट्राइबल मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़, ठीक है। और एक्सटेंडेड एरियाज़ या पार्शली एक्सटेंडेड एरिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटल, मतलब ट्राइबल एरिया वाली कुछ भी आएगी ना तो सरदार पटेल जी के द्वारा, ठीक है। बस ये चीज़ है इसमें, और कुछ नथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हम माइनर कमेटीज़। माइनर कमेटी में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी, ठीक है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। बाकी ये आती कम है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पिंक कलर से अंडरलाइन किया है यहीं पे, ठीक है। क्रेडेंशियल कमेटी जो थी वो अलाड़ी कृष्ण स्वामी आयर के द्वारा, ठीक है। हाउस कमेटी जो थी वो पट्टाभाई सीतारामैया के द्वारा। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के एम मुंशी के द्वारा। एडहोक कमेटी जो थी वो ऑफ नेशनल फ्लैग के ऊपर, ठीक है, वो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जी.वी. मावलकर के द्वारा। एडहोक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एडहोक कमेटी जो थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो एस वरदाचारी ने हेडेड की थी, जो कि असेंबली मेंबर नहीं थे, ठीक है। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के द्वारा, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस की, ठीक है, वो पट्टाभाई सीतारामैया के द्वारा, ठीक है, पट्टाभाई सीतारामैया के द्वारा हेडेड की गई, ठीक है। देन उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी जो थी फाइनेंशियल प्रोविंसेस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नालेनी रंजन सरकार, ठीक है, नॉट एन असेंबली मेंबर नहीं थे उनके द्वारा, ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन एस.के. दर के द्वारा, वो भी कॉन्स्टिट्यूट मेंबर नहीं थे, असेंबली के मेंबर नहीं थे। स्पेशल कमेटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामाइन करने के लिए स्पेशल कमेटी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेडेड की गई। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन के द्वारा। एडहोक कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फिर वही एस वरदाचारी के द्वारा, ठीक है। आगे जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो सब कुछ था ये क्या था, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट जो था फेब
1948 को हुआ। ठीक है, इसने कितना टाइम लगाया, 6 महीने। और एक 141 डेज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखती हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट जो था ड्राफ्टिंग कमेटी ने फेब 1948 में ही बनाया। और पहले एक बार देख लेते हैं इधर ही। ठीक है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी थी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कि आपको पता ही है बी आर डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा हेडेड की गई थी, चेयरमैन। और इसके आपको मतलब कि पूरे नाम रट लेने हैं। ठीक है, और कौन कौन था इसमें, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, और अयंगर वाला और कौन था, ठीक है मतलब याद करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, अलाड़ी कृष्ण स्वामी आयर। ठीक है, ये आयर 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 और अयंगर वाले हो गए। ठीक है, दोनों गोपाल और अलाड़ी। डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, एन माधव राव। ठीक है, जो कि रिप्लेस कर दिए गए बी एल मित्तर के द्वारा, हु रिजाइंड ड्यू टू इल। ओके, गलत बोल रही हूँ मैं। एन माधव रॉय भी इसके एक मेंबर थे, जो कि किसकी जगह पे आए थे, बी एल मित्तर के जगह पे। ठीक है, और बी एल मित्तर ने मतलब कि बीमार थे, उसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया था, कर दिया था। फिर टीटी कृष्णमचारी। ठीक है, और वो किसको रिप्लेस करके आए थे, डीपी खातेन को रिप्लेस करके आए थे कृष्णाचार्य, जो कि 1948 में डाइड हो गए थे, डेथ हो गई थी जिनकी। ठीक है, तो ये याद रखना तुम सभी। ठीक है, नाम मैं भी याद कर लेती हूँ आप इसके सामने। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन जो थे इस कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, तो और डॉक्टर वाला कौन था, मुंशी, डॉक्टर मुंशी। हम याद करते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, तो वहीं से लगा लो कि कहानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी वो किसने लिखी थी, मुंशी जी ने लिखी थी भाई। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो था वो मुंशी जी आ गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में ये भी माहिर थे। ठीक है, फिर कौन था इसमें, ठीक है। अब हमने इसको पढ़ना हो, याद करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो अयंगर आयर ये दोनों सेम सेम मिल रहे हैं। ठीक है, गोपाल अलाड़ी, गोपाल जो है वो अलाड़ी है। ठीक है, ये याद करो, गोपाल स्वामी अयंगर, अलाड़ी कृष्ण स्वामी आयर। ठीक है, कृष्ण और गोपाल दोनों को सेम बोलते हैं, तो कृष्ण स्वामी और गोपाल। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर मुस्लिम टाइप हो गया, मोहम्मद वाला हो गया सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एस एस एम एस बोल सकते हो, एस एम एस। ठीक है, एस एम एस। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और क्या आ गया, टीटी कृष्ण जारी। कृष्ण कृष्ण वाले भी दो दो हो गए, कृष्णमचारी। ठीक है, ये याद हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, आंखें बंद करके रिवाइज कर लो। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और कौन माहिर था, मुंशी प्रेमचंद। तो आ गया डॉक्टर मुंशी। ठीक है, बाकी ठीक है, डॉक्टर मुंशी आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया गोपाल, गोपाल और कृष्ण वाला था, गोपाल स्वामी अयंगर होंगे। ठीक है, और कौन था, एन गोपाल स्वामी अयंगर। एंड देन उसके बाद कृष्णा टाइप कुछ, अलाड़ी कृष्ण, कृष्ण स्वामी कुछ आयर, यही था। ठीक है, और कौन था कृष्णा वाला, टीटी कृष्णमचारी, ये था कुछ, यही था, देख लेती हूँ। हाँ, कृष्णमचारी। ठीक है, माधव राव रह गया। ठीक है, और एसएमएस, एसएमएस का तो पता ही था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और माधव राव, माधव राव। एम से मुंशी, एम से माधव।
ठीक है, ये याद रखना है मुंशी के साथ ही। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन से थे? चेयरमैन जो था वो डॉक्टर अंबेडकर जी थे। ठीक है, चेयरमैन के साथ ही याद रख लें कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में माहिर कौन था? ये मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद नहीं आपको बोलना है, सिर्फ याद रखने के लिए, तो डॉक्टर मुंशी। ठीक है, तो देन मुंशी के साथ एम के साथ और कौन पढ़ता है? माधवराव भी थे। ठीक है, और एक एसएमएस भी था। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, और क्या था? गोपाल कृष्ण थे। ठीक है, गोपाल गोपाल स्वामी, गोपाला स्वामी अयंगर और अलाड़ी कृष्ण स्वामी। इसमें भी स्वामी है यार, गोपाल स्वामी और कृष्ण स्वामी, एक में अयंगर है एक में आयर है। ठीक है, ये हो गया। और कृष्ण वाला कौन था? टीटी कृष्णमचारी। ये हो गया, बस जी हो गया। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसको, किस बंदे ने किसको रिप्लेस किया वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, एन माधव राव ने रिप्लेस किया था मित्र को, वो उसका मित्र था, एम से मित्र एम से माधव। ठीक है, उसने रिप्लेस किया था। ठीक है, टी कृष्णाचार्य ने खातेन को, डीपी खातेन। ठीक है, जो कि मर गए थे 1948 में, जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ाई है कि हाँ कितने डेज लगाए थे। फर्स्ट ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो पब्लिश 19 फरवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, तो फिर ये लोगों को पब्लिश किया गया कि हाँ लोग जो है वो अपना रिव्यू देंगे, इसमें कुछ डिस्कशन करने के लिए 8 मंथ दिए गए लोगों को ड्राफ्ट को। फिर इसको प्रपोज किया, अमेंडमेंट लाए गए। ठीक है, पब्लिक कमेंट्स हुए, क्रिटिसिज्म, उनके आधार पे फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने दूसरा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ अक्टूबर 1948 में। पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने लिए इसको ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। पूरा मतलब इन टोटल कितने दिन लगे इसको? 141 डेज। ठीक है, ये चीज़ थी। और हमें ये भी याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947। ठीक है, और कितना रह गया है? टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो फिर भी, लेकिन मैंने पूरा याद भी किया है और इसको जल्दी से मतलब मज़े मज़े से पढ़ाया है। ठीक है, फिर आगे इनैक्टमेंट का देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर नोन एज, क्या बोलते हैं उनको? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मॉडर्न मनु भी इन्हीं को ही बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड हुआ और अडॉप्टेड किया गया, इनेक्टेड किया गया ऑन नवंबर 26 1949 को। 284 या 299 मेंबर्स थे जिन्होंने साइन किया उस दिन। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को डेट ऑफ कमेंसमेंट आप पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया। ठीक है, बाकी फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं कि कितनी अमेंडमेंट हुई कितनी नहीं हुई, इसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, वही जो अडॉप्ट किया गया, क्या क्या किया गया वही लिखा हुआ मैंने। ठीक है, वो आपको इतना ही करना है ये सब कुछ। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं अम्बेडकर जी को वो लिखा हुआ है। इन्फोर्समेंट कैसे हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, वो लिखा हुआ है कि कुछ कितने आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ये जो आर्टिकल थे ये 1949 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में हो गए। बाकी जो थे रिमेनिंग वो 26 जनवरी 1950 के बाद हुए। ठीक है, जिसको कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, अगर कोई बोले कि डेट ऑफ इनैक्टमेंट, अडॉप्शन, ठीक है, या पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी डेट है, वो 26 जनवरी 1949 है। लेकिन अगर बोलेंगे कि कमेंसमेंट, ठीक है, हाँ कमेंसमेंट डेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 1958 और इस 1950 सॉरी 1950 जो कि सेलिब्रेट की जाती है एज ए रिपब्लिक डे। टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से करती हूँ कवर मैं। ठीक है, कह रहे हैं 26 जनवरी जो है वो स्पेशली
चूज़ की गई, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट खुद इन्होंने 26 जनवरी रखी, ठीक है। डेट जो है वो 26 जनवरी एज ए कमेंसमेंट डेट रखी। क्यों रखी? बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से। क्यों? कि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट। दूसरा, फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन, लाहौर सेशन जो था वो लाहौर सेशन दिसंबर 1929 के 9 में हुआ था, इसलिए उसके बाद ये रखी गई, ठीक है। कि लाहौर सेशन के बाद दिसंबर को हुआ तो लाहौर सेशन, तो इसीलिए उन्होंने बोला दिसंबर के बाद ही रखेंगे, ठीक है। फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन दिसंबर 1929 ऑफ द INC। कह रहे commencement with the commencement of the Constitution of Indian Independence Act, Government of India Act with all enactments amending or supplementing the later act was repealed. The violation of privy council jurisdiction एक्ट वॉज हाउ एवर कॉन्टिन्यूड। क्या कह रहे हैं कि कमेंसमेंट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट हुआ, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो थे वो अमेंड कर दिए गए, ठीक है। कुछ अमेंड कर दिए गए इसमें से, ठीक है, और कुछ जो थे वो ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुआ है वही सप्लीमेंट, मतलब उनको सप्लीमेंट करेंगे बस, ठीक है। बाकी इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया, ठीक है। जो वॉयलेशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जुरिडिक्शन थी वो कंटिन्यूड ही रहा, ठीक है। यही लिखा हुआ है बस। गवर्नमेंट 1995 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है, उनको with all enactments amending or supplementing the later act were repealed, रिपील कर दिए, ख़त्म हो गए, ठीक है। वॉयलेशन जुरिडिक्शन लेकिन ये कंटिन्यू रहा। एक्सपर्ट कमेटी कांग्रेस की ये क्या थी, ये सब कुछ देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको फटाफट। आधे घंटे में बोला था लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, वाई इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर स्टिल इन प्रोग्रेस ऑन July 8, 1940 द कांग्रेस पार्टी अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या हुआ? इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोग्रेस में थे, ठीक है। ऑन जुलाई 8, 1946 में कांग्रेस पार्टी ने अपॉइंटेड किया एक एक्सपर्ट कमेटी को, जुलाई 1946 को, ठीक है। कांग्रेस पार्टी अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमेटी ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मटेरियल को प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल, ठीक है। किसके लिए? कौन सा मटेरियल? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का मटेरियल, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो भी मटेरियल था, ठीक है। दिस कमेटी क्या कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट थे इसमें कमेटी में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी चेयरमैन थे, ठीक है। M आसफ अली, KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, KT शाह, DR गडगिल, हुमायूं कबीर, K सनातनम, ठीक है। मतलब ये आया नहीं है कभी भी क्वेश्चन में, तो देखते हैं, ठीक है। लेटर ऑन द चेयरमैन्स प्रपोजल, चेयरमैन के प्रपोजल पे इट वाज रिजॉल्व दैट कृष्ण कृपलानी कृपलानी बी को ऑप्टेड एज मेंबर एंड कन्वेनर ऑफ द कमेटी। द कमेटी हैड 2 सीटिंग, कमेटी की 2 सीटिंग। फर्स्ट मीटिंग जो थी वो न्यू दिल्ली में हुई जुलाई 20 to 22 1947 एंड सेकंड मीटिंग जो थी वो बॉम्बे में हुई अगस्त 15 to 17 1947। अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड, कुछ भी असेंबली द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट, यार इसको करने की कोई जरूरत नहीं। ऑन द रोल प्लेड बाय द कमेटी, on the role played by this committee on the role played by this committee in the making of the constitution, गार्नविल ऑस्टिन, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बार देख लेना कि किसने क्या क्या कमेंट पास किए हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ करने के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कर लेना कि 2 सीटिंग्स कौन कौन सी हुई इसकी। फर्स्ट जो थी वो न्यू दिल्ली में हुई, सेकंड जो थी वो बॉम्बे में हुई, बस ये, ठीक है। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें,
ठीक है, कि जो भी कमेटी ने रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो गैनविल ऑस्टिन ने कहा कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, ऑब्जर्व किया कि इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड ऑफ हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। कि इसने कहा कि वो कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी ही थी जिसने इंडिया को प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के रोड पर लाया। ठीक है, ठीक है, मतलब जैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसी रोड पे लेके आई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मेंबर्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम मेड जनरल सजेशन अबाउट ऑटोनॉमस एरिया पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट and the center and about such issues as the princely states and the amending power. They are drafted a resolution closely resembling मतलब उन्होंने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया जो कि क्लोजली रिजेंबल करता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पे। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? बड़े सारे लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं तो बड़े सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि ये एक फुल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ये कहा गया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट किया गया कि ये एक फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। कैसे? क्योंकि इसके जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किए गए थे बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। ये इलेक्टेड तो हुए थे लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया था और उन लेजिस्लेटिव मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था, तो इसलिए ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। ठीक है, नॉट ए सॉवरेन बॉडी, कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी। कैसे? देखते हैं क्या बोलते हैं। क्रिटिक्स मेंटेन दैट Constituent Assembly was not a sovereign body as it was created by the proposal of the British government. Further, they said that the Assembly held its session with the permission of the British government. ये कहते हैं कि sovereign body कैसे थी कि ये तो Constituent Assembly जो थी वो कैसे बनाई गई थी? ब्रिटिश ने प्रपोजल किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोजल लाया गया था। ठीक है, तो उसी के द्वारा बनाई गई थी, जैसे कि क्रिप्स मिशन के प्रपोजल स्कीम के आधार पर ये बनी थी। ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, और इसके सेशन जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के द्वारा ही इसके सेशन होते थे, तो इसलिए कुछ को ये मानना है कि ये सोवरेन बॉडी कैसे हुई फिर, अगर उनको पूछ के ही सेशन करने हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, कि इसमें बड़ा टाइम लगा दिया। अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि टू अंडर लॉन्ग टाइम लगाया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कम्प्लीट देयर वर्क, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में सिर्फ 4 ही महीने लगे थे। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में नाज़रुद्दीन अहमद ने मतलब कमेंट किया फिर इसके अगेंस्ट कि जो कि मेंबर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोइंड ए न्यू नेम ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी टू शो हिज कंटेम्प्ट फॉर इट, ही कॉल्ड इट ए ड्रिफ्टिंग कमेटी। कि ये मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी को इसने नाम दे दिया कि एक ड्रिफ्टिंग कमेटी थी। ठीक है, कि इतना टाइम लगा ड्रिफ्ट लगाते। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर डोमिनेटेड बाय कांग्रेस की, ये कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट की गई। ऑब्वियसली यार, डोमिनेशन का क्या मतलब है? ठीक है, उस टाइम पे कांग्रेस के ही जो मेंबर थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है, वही चीज़ें थी। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, कांग्रेस यार इलेक्ट हो क्या, वो खुद ही थोड़ी ना डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, बेशक लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट हुआ था उनको, तो 208 सीट जीती थी कांग्रेस, तो ऑब्वियसली डोमिनेशन मेजॉरिटी में थी, तो ये बोल रहे डोमिनेशन है, कुछ क्रिटिक्स का मानना है। ठीक है, तो गैनविल ऑस्टिन ये कहता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट रिमार्क द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी, की वन पार्टी बॉडी थी ये। ठीक है, कि कांग्रेस की बॉडी थी। ठीक है, क्योंकि बाद में मुस्लिम लीग भी तो बाहर निकल गई थी। ठीक है, तो इज एन एसेंशियल वन बॉडी, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस। उसने ये रिमार्क दिया कि असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस ही इंडिया थी उस टाइम। वाई? ऑब्वियसली। ठीक है, कि यार असेंबली में कांग्रेस ही मेजॉरिटी में थी। ठीक है, और कांग्रेस के साथ उस टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उस टाइम पे पूरा इंडिया खड़ा था। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है, वो सभी गांधी जी के साथ से, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ से, कांग्रेस के साथ थे उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे मतलब कांग्रेस को एज ए इंडिया ही देखा जाता था। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया ही देखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक नाम पे मत जाओ, स्पोर्ट पे जाओ, वहाँ उस बंदे की
मतलब हर एक चीज़ को एक नाम दे दिया जाता है, नाम पे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए वैसे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, कि वहाँ पे जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो थी उसमें सिर्फ लॉयर और पॉलिटिशियन और उनकी डोमिनेशन नहीं थी। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे? ठीक है, उस टाइम पे जो पढ़े लिखे थे वो ही तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के काबिल थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी थे, वो भी लॉयर थे। गांधी जी थे, वो लॉयर थे, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्ट नहीं लिया। ठीक है, वो इलेक्शन में खड़े नहीं हुए थे। ठीक है, और बाकी जो थे, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे और बाकी और, ठीक है, वो पॉलिटिशियन थे। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये डोमिनेट किया गया लॉयर्स और पॉलिटिशियंस के द्वारा। ठीक है, कि बाकी सेक्शन जो सोसाइटी की थी वो सफिशेंटली रिप्रेजेंट नहीं हुई। मेन रीज़न था फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, कि कॉन्स्टिट्यूशन की, और यही मेन रीज़न है भाई। अब मतलब मुझे भी इतना प्राउड हो रहा है ना पढ़ते पढ़ते ही, कि वाह क्या चीज़ है। ठीक है, कि मतलब उस टाइम पे हमारे लोग, ठीक है, जो कि मैक्सिमम इलिटरेट थे। ठीक है, और उस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, ड्राफ्टिंग कमेटी जी के द्वारा इतनी सही लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया कि आज तक हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि पूरा इन बिटवीन लाइन जाके उसका मतलब ढूंढना पड़ता है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम पे भी फिट बैठ रहा है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो मतलब इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अमेंडमेंट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, हम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते। मतलब क्या चीज़ बनाई उन्होंने। ठीक है, इतना सोच समझ के और उस टाइम पे। ठीक है, तो सही है, बल्कीनेस है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है यूज़ की, ये कुछ क्रिटिक्स का मानना है। ठीक है, डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, की हिंदूज़ के द्वारा डोमिनेट की गई। तो हिंदू ही उस टाइम पे मेजोरिटी में थी इंडिया में, तो हिंदूज़ ही मैक्सिमम लोग जो थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी। लॉर्ड विस्कंट सिमन कॉल्ड इट इज़ ए बॉडी, इट ए बॉडी ऑफ हिंदू। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल commented with the constituent assembly represented only one major community in India। बड़ी सारी यार कम्युनिटी, मुस्लिम लीग भी तो थी पहले। ठीक है, अंबेडकर जी थे, वो किस कम्युनिटी के थे? हिंदू के थे। शेड्यूल कास्ट हिंदू के ही होंगे, बट शेड्यूल कास्ट तो थे। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करना। आप बदलाव चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, या मतलब कि आप कम्युनिटी के आधार पे उसको देखना चाह रहे हो? यार कोई भूखा मर रहा है, उसको रोटी देखनी है कि, या ये देखना है कि रोटी किस घर से आई है, किस कम्युनिटी से आई है। ठीक है, या किस किस बंदे ने इसको बनाया है, किस जाति के लोग ने इसे बनाया है। यार रोटी खाने से मतलब है। ठीक है, अच्छी रोटी है तो खाओ, मज़े लो। ठीक है, तो लेकिन क्रिटिक्स बोलेंगे, अगर कुछ गलत बोलेगा तभी हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो हाँ हम सोचेंगे कुछ अलग। चलो ठीक है, ये भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या थे? एलिफेंट एलिफेंट ठीक है, अडॉप्ट किया गया सिंबल या सील बोल लो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है, जैसे मतलब कि कोई भी चीज़ हम आजकल पैक करते, पहले पैक की जाती थी तो बंद करते थे लिफाफे में, तो उसके ऊपर जो मोर जो होती है उसकी जो सील होती है उसके ऊपर एलिफेंट प्रिंट किया होता था। ठीक है, वो लगाते थे। ठीक है, तो एलिफेंट को सिंबल एज ए कोड किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है, बी एन राव ने अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया गया एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, यंगर HBR यंगर वॉज द सेक्रेटरी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। यंगर जी को सेक्रेटरी बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र या लीगल एडवाइज़र बोल सकते हैं। SN मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। प्रेम बिहारी नारायण प्रेम बिहारी प्रेम बिहारी नारायण रजदा was the calligrapher of Indian Constitution।
एक बार मैं इसको कैमरा को साफ कर लूँ अच्छे से। अब दिख रहा ना अच्छे से? हाँ अब ठीक है। यस, इसको घुमाती हूँ मैं अच्छे से। हेलो। हाँ अब ठीक है। अब देखते हैं आगे कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को नहीं रायजादा जी जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो हैंड रिटन बाय हिम इन ए फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। वाह यार, इतने टैलेंटेड लोग थे हमारे इंडिया में। इंडिया की धरती को प्रणाम। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा था, वो भी इटैलिक स्टाइल में, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में। ठीक है, ओरिजिनल वर्जन तो जो था और इसको ब्यूटिफाइड किया गया, डेकोरेट किया गया था आर्टिस्ट के द्वारा फ्रॉम शांति निकेतन, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा, बिहार राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। ठीक है, बिहार राम मनोहर सिन्हा illuminated, beautified, ornamented the original preamble calligraphed by प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मतलब ये है कि ब्यूटिफाइड या ओरिजिनल वर्जन जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो मतलब डेकोरेट किया गया। जैसे हम बुक होती है तो उसके इर्द गिर्द फूल बनाना स्टार्ट कर दे कि ये अच्छा लगे, उसी तरह से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को भी अच्छा लगने के लिए जो बेलें वगैरह थी, पत्ते वगैरह थे, मतलब कि ब्यूटिफाइड किया गया, डेकोरेट किया गया, वो किसके द्वारा? बिहार राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। ठीक है, नंदलाल बोस भी थे उसमें और बिहार राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा भी। ठीक है, कैलीग्राफी जो थी हिंदी वर्जन में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बसंत, हिंदी वर्जन में कैलीग्राफी जो थी वो हिंदी वर्जन में बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, एलिजेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड और नंदलाल बोस। मतलब ये हुआ कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन इंग्लिश में जो था वो फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, और हिंदी में जो है वो इसको बसंत कृष्ण वायद्य जी ने लिखा हिंदी में। ठीक है, हिंदी वर्जन इसका। ठीक है, और इसको डेकोरेट जो किया गया इंग्लिश वर्जन को, वो बिहार राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा किया गया, और हिंदी वाले का जो डेकोरेशन जो है हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हिंदी वर्जन में था, उसको जो डेकोरेट जो है वो नंदलाल बोस जी ने किया। ये है इसका मेन चीज़ जो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, और क्या चीज़ थी कि एलिफेंट जो था वो सिंबल एज अडॉप्टेड किया जा मतलब सील एज अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। BN रॉय को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया। ठीक है, HV और अयंगर जी को सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंट किया गया। ठीक है, और SN मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हिंदी टेक्स्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या था, ये सब कुछ बताया गया। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एनी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। मतलब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी टेक्स्ट में बदला जाएगा या हिंदी लैंग्वेज में किया जाएगा, ये सब कुछ। लेकिन बाद में क्या किया गया, लेटर ए प्रोविज़न इन द रिगार्ड वाज मेड बाय द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के द्वारा एक प्रोविज़न लाया गया। इसमें एक आर्टिकल, न्यू आर्टिकल इंसर्ट किया गया, इंसर्ट न्यू आर्टिकल्स 394A इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट पार्ट मतलब पार्ट 2022। ठीक है, इस आर्टिकल्स में क्या था, द प्रेसिडेंट शैल काज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी। ट्रांसलेशन करे गए कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, प्रेसिडेंट
अपनी अथॉरिटी के अंडर हिज अथॉरिटी पब्लिश करवा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रांसलेशन करवा सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। द मॉडिफिकेशन विच वर नेसेसरी टू ब्रिंग, मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी इसकी ज़रूरत होगी, बस यही है। ठीक है, आगे भी है थोड़ा सा। आगे भी है थोड़ा सा। नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडॉप्टेड इन द अथॉरिटीज, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि हिंदी में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश, जो भी हिंदी में ट्रांसलेशन होगी उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। जो भी अमेंडमेंट होगी इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन की उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, उसमें आगे क्या था, द ट्रांसलेशन जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी हर एक अमेंडमेंट की वो पब्लिश की जाएगी। शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू हैव द सेम मीनिंग होगा जैसे कि इंग्लिश टेक्स्ट में होता है। अगर कोई डिफ़िकल्ट राइज होती है तो प्रेसिडेंशियल काज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज्ड सूटेबली, कि कई बार क्या होता है इंग्लिश और हिंदी में मतलब अलग अलग निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब सेम मतलब निकला जाए इसलिए ये सब कुछ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का और इसकी हर एक अमेंडमेंट का पब्लिश्ड होगा। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी कुछ चीज़ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ टेबल हैं। 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो होने लगी है तो हम जल्दी से कवर करते हैं क्योंकि मुझे बाकी चैप्टर्स भी थोड़े से रीड करने हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स क्या क्या की थी, 292, टोटल 389 सीट्स थी। पहले जब कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंगली जो स्कीम के अकॉर्डिंगली जो सीट डिवाइड्स हुई थी 389 थी। 389 सीट थी। 93 प्रिंसली स्टेट की थी, 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी, 11 जो थी फोर जो थी वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की थी। ठीक है, रिजल्ट क्या था इलेक्शन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन जो हुए थे 1946 में जो भी इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस ने तो 208 सीट जीती थी। मुस्लिम लीग ने जो थी 73, बाकियों ने टोटल उनकी कुछ जो थी ये सीट जीती थी बाकी ग्रुप्स ने। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट जो थी कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या थी, हिंदूज़ की रिप्रेजेंटेशन 163 थी, मुस्लिम्स जो थे वो 80 थी, ऐसे ही बाकी की थी 31 जो एससीज वगैरह की थी 31 एससीज। ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन की 6, बैकवर्ड वर्ड ट्राइब्स की 6, सिख की जो थी वो 4 थी, एंग्लो इंडियन जो थी वो 3 थी, पारसी जो थे 3 थी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हाँ कि इसमें मेजोरिटी जो थी वो हिंदू थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि बाकियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, या नहीं था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी जो है वो सेशंस कितने, फर्स्ट सेशन में क्या कब हुआ ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। बाकी ये चीज़ लिखी हुई है थोड़ी सी कि अभी ये देख सकते हैं एक और टेबल है जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने कितने टाइम लगे, कि यूएस में 7 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के और लेस देन 4 मंथ्स लगे थे। ठीक है, कनाडा में 147 आर्टिकल्स हैं और अबाउट 2 साल 6 महीने लगे थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है और अबाउट 9 ईयर्स लगे थे। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन 143 है और 1 ईयर लगा था इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो आप देख ही सकते हो सब कुछ। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा अब आप कमेंट में लिख के
बता सकते हैं आप मुझे। जिसने बड़े ही मज़े से और अच्छी तरह से पढ़ा होगा वो लिखेगा ही ज़रूर। बाय बाय।